हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 10th क्लास साइंस में अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। देखो ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4। इम्यूनिटी प्रतिरक्षा क्या होती है? ये अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कहलाती है इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी क्या होती है कि शरीर में, अपने शरीर में रोगाणुओं से जो लड़ने की क्षमता होती है वो कहलाती है प्रतिरक्षा, प्रतिरोधकता। अब अपने शरीर में कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम इम्यूनिटी होती हैं, प्रतिरक्षा होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में अपने मुख्य रूप से WBC कोशिकाएं होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं, अर्थात रोगाणु से लड़ने की क्षमता शरीर में उत्पन्न करती हैं, और ये कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र। तो अपने शरीर में जो प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी सिस्टम है वो होती हैं WBC। इनमें WBC जो हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। इनमें प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र और कृत्रिम प्रतिरक्षा तंत्र, जिनको अपन जैसे टीका लगा के और बाहर से कुछ एंटीवायरस अपने शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं, डाले जाते हैं, तो वो कहलाती है कृत्रिम। भाई अपने शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, प्रतिरक्षा पाई जाती है। एक तो होती है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, और दूसरी है कृत्रिम प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा और कृत्रिम प्रतिरक्षा। अर्थात इसको बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा, या और इसको बोलते हैं उपार्जित। उपार्जित का मतलब अर्जित की जाती है, कृत्रिम रूप से इसको उपार्जित भी बोलते हैं ना, उपार्जित, और यह है स्वाभाविक है। अब प्रतिरक्षा अपने शरीर में होना जरूरी है, क्योंकि अपन बाहरी वातावरण में जो जीवन जी रहे हैं उनमें कुछ वायरस या अन्य हानिकारक तत्व अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं तो अपना शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और ये थोड़ी ना कि भाई अपना शरीर में जैसे कुछ रोगाणु प्रवेश करें तो हर उसके लिए अपन दवाई लेते रहें। तो अपने शरीर में कुछ प्रतिरक्षाएं होती हैं ऑलरेडी। जैसे ही वो अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन अपन 100% शुद्ध ग्रहण थोड़ी करते हैं, उसके साथ में कुछ बैक्टीरिया, अन्य हानिकारक तत्व जैसे ही अपने शरीर में जाते हैं। आमाशय के अंदर इसमें कुछ रासायनिक केमिकल होते हैं, जैसे आमाशय के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और शुद्ध फिर भोजन जो है अपने पाचन तंत्र में पहुंचता है। तो इस प्रकार से अपने शरीर में कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे अपने त्वचा है, त्वचा भी अपने रोगों से लड़ने की एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य कर रही है, क्योंकि अपनी जो चमड़ी होती है इससे जैसे बाहरी रोगाणु सीधे प्रवेश नहीं करते। जैसे कई बार अपने शरीर में जो चोट लग जाती है तो उस चोट वाले हिस्से से बाहरी जीवाणु अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो चमड़ी भी क्या कर रही है कि प्रतिरक्षा तंत्र का बाहरी रोगाणुओं से बचाने का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से और हैं आंसू हैं,
लार है, त्वचा है, ये सारे क्या हैं? पसीना है, पसीना। अब देखो, प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिरक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला था अपना स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक है भौतिक अवरोधक, और दूसरा है रासायनिक अवरोधक। अवरोधक का मतलब जो रुकावट पैदा करते हैं, भौतिक अवरोधक। अब भौतिक अवरोधक में देखो, भौतिक अवरोधक वे कौन कौन से बाह्य कारक हैं जिनके द्वारा अपना शरीर में प्रतिरक्षा अर्थात रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान होती है। तो इसमें देखो, नासा छिद्रों में उपस्थित रोम, कि अपने नासा छिद्र, नाक के जो छिद्र होते हैं, इन नासा छिद्रों में जो रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ये भी एक भौतिक अवरोध अर्थात रोगाणुओं को श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होने से रोकने का कार्य करते हैं। जैसे अपन सांस लेते हैं तो सांस के साथ हानिकारक बैक्टीरिया, कुछ परागकण या धूल के कण, मिट्टी धूल के कण, ये अपने श्वसन तंत्र में प्रवेश न करें। तो इसके लिए प्राकृतिक रूप से ही अपने नासा छिद्रों में रोम पाए जाते हैं जो इनमें एक फिल्टर का कार्य करते हैं। अर्थात कुछ गंदगी के कण, मोटे जो कण होते हैं, वो जैसे अपन सांस लेते हैं, वायु के साथ वो कण अपने नाक के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो रोमों से टकरा के, और एक श्लेष्मा होती है जिसके कारण अपने नमी बनी रहती है नासा छिद्रों में, तो श्लेष्मा के कारण वो रोम से टकरा के कण और नाक के अंदर, रोम के अंदर ही रुके जाते हैं यहाँ नासा छिद्रों में। एक है त्वचा। त्वचा भी एक भौतिक अवरोधक का कार्य करती है। जैसे अपनी चमड़ी होती है, बाहरी रोगाणु शरीर में सीधे डायरेक्ट रूप से इन्फेक्टेड न करें, डायरेक्ट रूप से प्रभाव न डालें, तो इसलिए इनमें त्वचा भी अपने एक भौतिक अवरोधक का कार्य करती है। तो इस प्रकार से और भी कई श्लेष्म उपकला, पक्षमाभ, कशाभ, ये कुछ इस प्रकार के संरचना हैं जिनके द्वारा अपने शरीर में भौतिक अवरोधक अर्थात रोगाणुओं से, बाहरी तौर से रोगाणुओं को प्रवेश करने से, शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोका जाता है। ये कहलाते हैं भौतिक प्रतिरक्षा या स्वाभाविक प्रतिरक्षा के दो भाग हैं, भौतिक अवरोधक और रासायनिक अवरोधक। अब देखो, रासायनिक अवरोधक क्या होते हैं? इनमें कुछ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, इनमें कुछ इस तरह के केमिकल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। देखो, अश्रु, अपनी नेत्रों में अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन अश्रु ग्रंथियों से आंसुओं का स्रावण होता है जिससे आंखों की सफाई भी, अन्य मिट्टी धूल के कण या कुछ
जैसे फ्लू वगैरह, आँख के एक फ्लू रोग होता है, उसके रोगाणु जैसे इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो अश्रुओं से वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है लार। लार अपने जीभ के साइड में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से लार का स्रावण किया जाता है। इसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज अर्थात टॉयलिन, और टॉयलिन एंजाइम लार भी देखो, जैसे कई जीव हैं उनमें तो लार में ऑलरेडी एंटीबायोटिक क्षमता होती है। जीभ के अंदर जैसे कोई घाव वगैरह हो जाता है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि लार में जो ये एंजाइम पाए जाते हैं ये उनको सक्रिय नहीं होने देते। कई जंतुओं में तो लार एक, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, इनमें कोई इनके शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो उसको लगातार ये चाटते रहते हैं, जिससे जिस भाग पर वो लार लगी रहती है उस भाग में तो कीड़े वगैरह नहीं पड़ते, और वहाँ जहाँ भाग पर ये लार अर्थात जिसको नहीं चाट सकते उस भाग में वो कीड़े पड़ के और ज़्यादा रोग फैल जाता है। तो लार भी एक अपने शरीर में या जंतुओं के शरीर में रासायनिक अवरोधक का कार्य करती है, जिससे रोगाणुओं को लड़के और नष्ट करती है। पसीना है, और पसीना है, पसीना भी एक रासायनिक अवरोधक का कार्य करता है। आमाशय में पाए जाने वाला HCl अम्ल, इसको मैंने अभी बताया था कि अपने आमाशय के अंदर जैसे भोजन में पाचन तंत्र का एक भाग है आमाशय, स्टोमच। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसको अपन ने सेकंड जो चैप्टर था आमाशय की संरचना में पूरा डिटेल से बता दिया था कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि भोजन के साथ जो अपने हानिकारक बैक्टीरिया, क्योंकि अपन 100% शुद्ध भोजन ग्रहण नहीं कर रहे, जल पी रहे हैं जो 100% शुद्ध नहीं है, तो इनके साथ जो कुछ अनावश्यक हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह जो प्रवेश कर जाते हैं उनको ये HCl अम्ल में का मुख्य जो कार्य होता है वो हानिकारक भोजन के साथ या जल के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना और भोजन का माध्यम अम्लीय करना होता है। और देखो योनि का अम्लीय माध्यम, तो ये इस प्रकार के रासायनिक अवरोधक के तौर पर यह अपने प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, उपार्जित। या अब दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ये तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि थी। अब है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ये अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहलाती है। अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहलाती है। अब इसमें क्या होता है उपार्जित, देखो इसका अर्थ है उपार्जित अर्थात बाहरी तौर से जो उसको अपन अर्जित करते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में तो ये तो अपने शरीर में ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी उपस्थित थी। बाकी उपार्जित जो प्रतिरक्षा विधि है, उपार्जित में बाहरी तौर से अर्जित की जाती हैं, ग्रहण की जाती हैं, तो ये कहलाती हैं उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में अपन बाहरी तौर से जो लक्षणों को ग्रहण, इसमें क्या होता है ये प्रतिरक्षा विशिष्ट या अनुकूल
प्रतिरक्षा विधि भी कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट किसी सूक्ष्म जीव को अपने शरीर में मृत रूप में प्रवेश करवाया जाता है और वो एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव को मृत रूप में शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन टीका। क्या बोलते हैं? टीका। और टीका जैसे पोलियो का टीका है, वैक्सीन जिनको अपन बोलते हैं, रेबीज का टीका है, टीबी का टीका, बीसीजी का टीका, पोलियो वायरस। तो इनमें क्या होते हैं, इनका टीका लगाने का मतलब होता है इनके पोलियो के मृत रूप में जो वायरस होते हैं वो टीके के रूप में अपने शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, ब्लड में वो मिला दिए जाते हैं, क्योंकि अपना ब्लड पूरा कभी भी बाहर निकलता नहीं 100%। तो ये मृत रूप में ये सूक्ष्म जीवों को अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट करवा दिया जाता है। जैसे ही जब इनके जीवित सूक्ष्म जीव अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये उनसे लड़के एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न कर देते हैं और वो जीव, सूक्ष्म जीव जो हैं, मर जाते हैं, जिससे वो रोग उत्पन्न नहीं होता है। देखो जैसे आज वर्तमान समय में, आज इस समय जैसे जो महामारी फैल चुकी है कोरोना, इस कोरोना के वायरस, ये एक नई बीमारी है, इसके टीके ऑलरेडी पहले से चालू नहीं थे, इसलिए ज़्यादातर व्यक्तियों को इन्फेक्टेड कर रही है, प्रभावित कर रही है। क्योंकि अब यदि इसकी जैसे वैक्सीन तैयार हो जाएगी, टीका इसका तैयार हो जाएगा, तो उसके वायरस ऑलरेडी अपने शरीर में प्रवेश करवा दिए जाएंगे। जैसे ही जब इसके जीवित रूप में जो ये वायरस प्रवेश करते हैं तो वो लड़के और उनसे वो नष्ट कर देती हैं एंटीबॉडी जो होती हैं अपने शरीर में ब्लड में मिली हुई। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ हैं। एक तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, जिसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, भौतिक अवरोधक और रासायनिक अवरोधक। जो भौतिक अवरोधक बाहरी तौर से जीवाणु को सीधा डायरेक्टली शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, भौतिक अवरोधक कहलाते हैं। जैसे अपने त्वचा है, पक्षमाभ है, सीलिया है, फ्लैजिला है, रोम है। तो ये अपने शरीर में बाहरी रोगाणुओं को सीधा डायरेक्ट ब्लड में या शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। दूसरा था अपना रासायनिक अवरोधक, जिसमें कुछ रासायनिक तत्व या रासायनिक अभिक्रियाएँ इस प्रकार की होती हैं कि जैसे जो रोगाणु उनके अंदर प्रवेश करता है तो वो उनसे नष्ट हो। जैसे लार है, HCl अम्ल है, आमाशय का HCl अम्ल जो होता है, यौनिक अम्लीय माध्यम है, पसीना है, अश्रु हैं। तो इस प्रकार के इनमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जिससे रोगाणु इन रासायनिक तत्वों की सहायता से मर जाता है और शरीर के अंदर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि ये विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि या अनुकूल प्रतिरक्षा विधि भी कहलाती है। इसमें क्या होता है, किसी एक विशिष्ट सूक्ष्म जीव को मृत रूप में शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है, जिसको अपन टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। क्या? टीका या वैक्सीन। जैसे पोलियो है, पोलियो के लिए पोलियो टीका लगाया जाता है, BCG का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, रेबीज का, रैबिड वायरस जिसके कुत्ता बिल्ली बंदर ये जो काटते हैं इनके लिए BCG का टीका, ये रेबीज का टीका लगता है। तो ये टीका जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, किसी एक सूक्ष्म विशिष्ट सूक्ष्म जीव को मृत रूप में अपने शरीर के अंदर करवा दिया जाता है, जिनको अपन टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो आगे एक और पॉइंट है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
इसमें क्या करता है, स्वयं जो प्रतिजन होता है एंटीजन, वह स्वयं प्रतिरक्षियों के प्रति प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। इसमें जो एंटीजन जो होते हैं वो स्वयं एंटीबॉडियों का निर्माण करते हैं, वो तो कहलाता है सक्रिय प्रतिरक्षी। और निष्क्रिय प्रतिरक्षी में, इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षी, इसमें बाहरी तौर से अपन जो बता रहे थे उपार्जित या प्रतिरक्षा विधि को, इसको अपन दो भागों में बांट के चलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में तो क्या होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, जिसमें शरीर ही प्रतिजन के विरुद्ध, इसको दोबारा से देखो, सक्रिय प्रतिरक्षी में क्या होता है, इसमें शरीर स्वयं एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी इसको तो बोलते हैं प्रतिजन, है ना, प्रतिजन, और इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। इसमें शरीर स्वयं एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, इसमें अपन जो बता रहे थे कि इसमें शरीर स्वयं एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता, इसमें एंटीजन इसमें जो है वो एंटीजन के विरुद्ध बाहर से एंटीबॉडी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। भाई इसमें तो क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में, तो सक्रिय प्रतिरक्षा विधि में तो शरीर स्वयं एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, परंतु निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि में क्या होता है, एंटीजन के विरुद्ध बाहर से एंटीबॉडी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। जैसे बीसीजी, पोलियो के टीके, कि भाई इनमें जो टीके के रूप में बाहरी एंटीबॉडी ही जो है, पोलियो, बीसीजी के, टीबी के लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है, तो इनमें जो टीके के रूप में बाहर से ये एंटीबॉडी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो आज का अपना चैप्टर में, आज के जो वीडियो क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। आगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे।